भोपाल में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी से बीजेपी खासी नाराज है। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राहुल गांधी का बयान निंदनीय है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। मोहन यादव ने कहा कि जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो वैसी ही बात करता है और इस बयान की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। राहुल गांधी को अपने बयान पर माफ़ी मांगना चाहिए। मोहन यादव ने कहा कि ये दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा है। राहुल अभी परिपक्व नहीं हैं, इसलिए हल्की बात कर रहे हैं। विपक्ष के नेता ने जिस तरह से मर्यादा को ताक पर रखकर बोला है, ये उनकी प्रतिष्ठा को तो खराब करते ही है और देश की संस्कृति के भी खिलाफ है। ये उनकी तुच्छता को बताता है और ये काफ़ी हल्केपन की भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इस बयान से पूरी बीजेपी अब कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है और आने वाले समय में अब आरोप प्रत्यारोप के दौर के साथ राहुल गांधी पर बीजेपी हमला तेज कर सकती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। मॉनसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई से 12 अगस्त को होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बात की जानकारी दी है कि आगामी 21 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक जो है मॉनसून सत्र चलेगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक जो है सरकार लेकर आ सकती है। बीमा संशोधन विधेयक भी एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो सरकार इस बार उसको पेश करके उसे पास कराएगी। लगभग जो उसका मसौदा है वो तैयार है। अब ऐसे समय में ये तारीखों का ऐलान हुआ है जहां पर लगातार विपक्ष एक विशेष सत्र की मांग कर रहा है। विपक्ष चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर और पहलगाम में जो हमला हुआ, युद्ध विराम के बाद अब तक की क्या स्थिति है, सीज फायर को लेकर सरकार का क्या जवाब है, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से बात करने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि विशेष सत्र बुलाया जाए। कल भी 16 दलों ने, जो विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के 16 दल हैं, उन्होंने एक चिट्ठी जो है प्रधानमंत्री को लिखी है जिसमें लोकसभा राज्यसभा के कुल मिलाकर 300 से ज्यादा सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन अब एक नई तारीख आई है जिसमें 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मॉनसून सत्र होगा और इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं है कि ये जो सत्र होगा काफी इसमें गहमा गहमी देखने को मिलेगी। विपक्ष पुरजोर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम और युद्ध विराम के बाद क्या स्थिति है, सीज फायर पर सरकार ने जवाब क्यों नहीं दिया, महत्वपूर्ण मुद्दे इस बार उठाएगा। तो एक बात साफ है कि हंगामेदार ये मॉनसून सत्र रहेगा। साथ ही साथ सरकार की कोशिश रहेगी कई जो महत्वपूर्ण विधेयक है जिनका मसौदा तैयार है उनको भी पास कराया जाए। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सुचारू रूप से मॉनसून सत्र चल पाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन मन्नू के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। 16वें फाइनेंस कमीशन की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही तमाम विभागों के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे। उसके बाद डॉक्टर पनगढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मदद के सहारे तमाम स्टेटों में विकास हो रहा है। खासकर उन्होंने उत्तर प्रदेश का जरूर जिक्र किया कि जो सांस्कृतिक विरासत है उसका विकास में बड़ा रोल है। खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया अयोध्या और वाराणसी का। साथ ही उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि जिस तरीके से लगातार अच्छा काम यूपी स्टेट कर रही है, कहीं ना कहीं पूरा केंद्र का भी मदद मिल रहा है और वो दिन दूर नहीं कि जब उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहा जाता था, आज विकास के अग्रणी पैदान पर खड़ा नजर आ रहा है। सहयोगी राहुल चौहान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी सरकार संकल्प से सिद्धि तक का अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए संगठनात्मक आयोजन की तैयारी करने जा रही है। इस अभियान के पूर्व जिला स्तर की कार्यशाला आयोजित होगी और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वृक्ष मां के नाम से पौधारोपण कार्यक्रम किए जाएंगे और 11 जून से 21 जून तक संकल्प से सिद्धि अभियान के अंतर्गत मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जिला एवं मंडल स्तर पर विकसित भारत संकल्प सभा आयोजित की जाएगी। 11 वर्ष पूर्ण होने पर जो हम लोगों ने सिद्धि से यहाँ तक आया है, आपने देखा कि पूरे 11 वर्षों में मोदी जी ने पूरे देश की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है।
लाभार्थी से लेकर के जिनके पास आवास नहीं, आवास को, शौचालय को, आवास के लिए पैसा देने का काम किया है। तमाम परिवारों को मुफ्त राशन दिया गया है। पूरे 11 वर्षों में इस देश की जीडीपी बदल गई है। आज हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में चौथे स्थान पे आ गए। शहर में मोहल्ला चौपाल और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत चौपाल का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही में 15 से 20 जून तक हर मंडल में चलेगा योग शिविर। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला जो पिछली सरकार में हुआ था, इस शराब घोटाले में कई लोग, पूर्व मंत्री कवासी लखमा जैसे कद्दावर नेता जेल की सलाखों में कैद हैं। अब शराब कांड का मुख्य मास्टरमाइंड माने जाने वाला विजय भाटिया शराब कारोबारी को पुलिस ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है और आज उनको पेश करके 9 दिन की ईओडब्ल्यू ने कस्टडी ली है, रिमांड पे उनको लिया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। ईओडब्ल्यू से पहले जब ईडी की जांच हुई थी तो इसमें कहा गया था कि विजय भाटिया ही शराब कंपनियों से कमीशन लेता था और वो लोगों तक पहुंचाता था, और जो यहाँ पे अवैध तरीके से बिना होलोग्राम की शराबें बेची जाती थी उसके भी पैसे का कलेक्शन काम भी विजय भाटिया का था। विजय भाटिया ही पूरा 2000 करोड़ रुपए वसूल के और ऊपर तक पहुंचाया था और उसका सूत्रधार इसको माना जाता था। अभी 2 दिन पहले इसको ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार किया है और आज इसको रिमांड पे लिया है। अब इससे पूछताछ होगी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि शराब घोटाले में और जो बड़े चेहरे हैं, जो अभी तक पर्दा, जिनके चेहरे से नकाब नहीं हट पाया है, ये उन सारे लोगों की कड़ियों को जोड़ेगा और उनके बयान के आधार पे ही अब आगे की कार्रवाई इसमें होगी। हालांकि सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि विजय भाटिया से ईओडब्ल्यू कितना राज शराब कांड का उगलवा पाती है। छत्तीसगढ़ से भारत एक्सप्रेस के लिए मनोज सिंह। महाराष्ट्र में बकरी ईद से पहले गौसेवा आयोग की तरफ से 3 जून से लेकर 8 जून तक पशु बाजार बंद रखने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद विपक्ष लगातार सरकार को साधने की कोशिश कर रहा था। अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बैठक बुलाई गई थी और महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला आयोग की तरफ से दिया था उसे वापस ले लिया है। बकरी ईद के दरमियान राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और उस दरमियान ये फैसला राज्य की सरकार ने वापस लिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आयोग की तरफ से ये फैसला आया था उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग खुद इसका विरोध कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि हमारे त्योहारों के समय ही सरकार की तरफ से ऐसा फैसला क्यों लिया जाता है। हालांकि जिस तरीके से अब आयोग के फैसले को सरकार ने वापस लिया है उससे लोगों में खुशी है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके छत्तीसगढ़ की जनता से सीधा संवाद किया। नक्सलवाद को लेके बहुत सारी बातें की, सरकार का पक्ष रखा और नक्सलवाद के विरुद्ध चेहरे को उजागर करने की कोशिश की। विजय शर्मा ने ये कहा कि नक्सली अवैध वसूली करते रहे हैं। आदिवासियों के घर के बाहर यदि स्कूटर खड़ा होता था बस्तर में तो उनसे 1000 की वसूली करते थे, ट्रैक्टर खड़ा होता था तो 5000 की वसूली करते थे, बंदूक की बल पे नक्सलवाद में उन्हें शामिल करते थे। और ये भी कहा विजय शर्मा ने कि वो चाहते हैं कि उनका अगला जन्म बस्तर में हो, वो बस्तर में जन्म लेना चाहते हैं। माओवादियों ने बस्तर के पूरे क्षेत्र को कब्जे में करके वहां के स्थानीय लोगों को लगभग गुलाम बना लिया था। उन गांव-गांव तक अब उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इनकी कोई मांग नहीं है, ये बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं और जो ये सरकार बनाना चाहते हैं बंदूक की नली से, उसी के कारण ये लोगों को मारते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, भय पैदा करना चाहते हैं, दहशत पैदा करना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं। चीन के तियानमेन चौक पे क्या हुआ था, विद्यार्थियों का कैसे नरसंहार हुआ था, उन्होंने ये भी प्रश्न खड़ा किया कि क्या वैसी सरकार लोग चाहते हैं। एक और बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण की कि जो नक्सली हैं वो बंदूक के बल पे सत्ता हासिल करने की मंशा रखते हैं और ऐसा कभी भी होने नहीं दिया जाएगा क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बातें विजय शर्मा ने आज रखी है और कहीं ना कहीं नक्सलवाद पे एक कड़ा वैचारिक प्रहार करने की भी कोशिश उन्होंने की है। कैमरा शो के साथ
प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर।